नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में पेपर लीक और नकल मामले में प्रदेश सरकार का बड़ा एक्शन। सरकार ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव को हटाया, हुई नई नियुक्ति। प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग के बाद सीएम सैनी ने दी प्रतिक्रिया। हर वर्ग से लिए सुझाव, हरियाणा की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला होगा बजट। प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग के बाद कांग्रेस और इनेलो विधायकों ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सरकार को कर्ज का बोझ कम करने को लेकर की गई है अपील। हिमानी मर्डर केस में रोहतक पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। पैसों के लेन देन को लेकर की गई हत्या पर बोली मां। और हरियाणा के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान पंचतत्व में हुए विलीन। पैतृक गांव चंदेनी में दी गई अंतिम विदाई, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा में पेपर लीक और नकल के मामले में हरियाणा सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। मामले में सरकार ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा को हटा दिया है और उनकी जगह एचसीएस अधिकारी मुनीश नागपाल को बोर्ड का नया सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अजय चोपड़ा को रिलीव किया गया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने अजय चोपड़ा को 23 अक्टूबर 2024 को शिक्षा बोर्ड के सचिव की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके अलावा सरकार ने यह भी आदेश अब जारी किए हैं कि जिन स्कूलों में बोर्ड की परीक्षाएं होनी है वहां सुबह 10:30 बजे तक ही पढ़ाई होगी। इसके बाद एग्जाम के लिए सेंटर खाली करना होगा। अभी तक एग्जाम के दौरान स्कूलों में स्टाफ रहता था, लेकिन हरियाणा उच्च शिक्षा निदेशक ने प्रदेश भर के सभी शिक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद ये निर्देश जारी किए हैं। प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर हर वर्ग से सुझाव लिए गए हैं। युवा वर्ग, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों समेत पोर्टल पर करीब 10,000 सुझाव आए हैं। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि ये बजट हरियाणा की भावनाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट होगा। विधायकगण आज यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले पूर्व मंत्री आदरणीय सतपाल सांगवान जी, सभी माननीय विधायकों ने 2 मिनट का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज की बैठक में हमारे 50 विधायकों ने अपने बहुमूल्य सुझाव वो दिए हैं और आज का जो सत्र है वो महिला सशक्तिकरण को समर्पित रहा है। आज के इस सत्र में सर्वप्रथम महिला विधायकों से सुझाव बजट संबंधी आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं। आज के सत्र में सभी विधायकों ने जो सुझाव दिए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पेयजल, बिजली, खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई अभियान, नशा मुक्ति, बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव आज आए हैं। वहीं प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग के बाद कांग्रेस और इनेलो विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, आफ्ताब अहमद और इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनेगा। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये पहली बारी एक अच्छी पहल की है जिसमें तमाम विधायकों को, हर एक पार्टी को प्री बजट सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया 2 दिन का, जिसमें किस तरीके से बजट पेश करना है नए विधायकों को, तमाम चीज़ों की जानकारियों के लिए भी, और इसके साथ साथ कि सुझाव, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा सबका है और हर व्यक्ति जो हरियाणा का है उसके इस बात का अधिकार है कि किस तरीके का बजट हो और तमाम
जो विधायक है वो अपनी विधानसभा क्षेत्रों से जो पब्लिक ओपिनियंस है वो लेके निश्चित तौर पे अपने सुझाव इसके लिए सरकार को देने का काम करेंगे। सर डब्बावाली से क्या कुछ जो है आपने ये सोचना चाहिए? पिछले काफ़ी लंबे अरसे से डबवाली विकास के दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। हमारे इलाके में ना उद्योग है, ना कोई केवल कृषि से संबंधित है। परामर्श के लिए बुलाया था बजट से पूर्व, और हमने राज्य के हित में कैसे वित्तीय प्रबंधन बेहतर से बेहतर हो और जो कर्जा है और कर्जे की जो पेमेंट है उसकी अदायगी में ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है स्टेट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर में होना चाहिए, और उसके लिए सरकार जो है अपने वित्तीय प्रबंधन को ठीक करे और अपने संसाधनों का किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकती है जनता के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, वो परामर्श हमने हमारे साथियों ने दिए। और मैंने तो कहा उनसे कि बजट आपका लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ साथ कर्जा भी बढ़ रहा है, ये दोनों बातें जो हैं साथ साथ नहीं चलनी चाहिए। अगर बजट बढ़ा है तो कर्जा घटना चाहिए, और अगर बजट का 35% के लगभग हिस्सा ब्याज में और किस्त में चला जाएगा तो फिर विकास कैसे होगा। और दूसरा मैंने कहा वैट की दरों में कमी करनी चाहिए, ताकि डीजल और पेट्रोल जो पंजाब से पहले हरियाणा में सस्ता होता था आज महंगा होता है, इससे लोगों को राहत मिले। और अब बात हिमानी मर्डर केस की करेंगे। हिमानी मर्डर केस में रोहतक पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के बाद हिमानी का शव परिजनों को सौंप दिया है। इधर हिमानी की मां ने पैसों के लेन देन को लेकर की गई हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चूंकि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया गया है, अब इस खुलासे पर हिमानी की मां ने क्या कुछ बयान दिया है, सुने। मेरा ये कहना है सर, मेरी बेटी का किसी के साथ दोस्ती तो थी ही नहीं। एक जो मेन दोस्ती होती है ना गहरी, वो किसी के साथ नहीं थी। हैं बाकी वो मतलब एक नेता थी तो वो सबको जोड़ के चलती थी। हैं वो मतलब नए बच्चों को भी जोड़ती थी। उसकी दोस्ती किसी के साथ, ये अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है अपने बचाव में। हैं ऐसा कुछ भी नहीं था, दोस्त नहीं था, ये कोई नया ही जुड़ा है, इसने मतलब मौके का कुछ फायदा उठाया। वजह जो ये बता रहा है वजह तो बताए ना। मान लिया लेन देन था, लेन देन के पीछे मतलब मारने का कारण बताए ना। लेन देन तो वैसे भी आम आदमी का सबका होता है। हाँ लेन देन तो मारने का वो नहीं हुआ ना। हमारे को भी मतलब को वो कर जब घर तक आना जाना है तो हमारे को बता भी सकता था, लेन देन के बारे में हमें बताता। या फिर मतलब लेन देन मौत से क्या कनेक्शन है कि भी खत्म किया गया, मतलब ये क्या हुआ। मारने का कारण मुझे मतलब बताएं। मैं सिर्फ मतलब प्रशासन से यही गुहार करती हूँ कि मेरी बेटी का दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो, और मतलब मारने का कारण बताया जाए। मेन कारण क्या है कि मारा क्यों गया। पैसा तो मारने का कारण नहीं हो सकता, और लेन देन तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों का चलता है। ये बता रहा है कि लेन देन था, ये सब अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। ऐसा कुछ भी दोस्त तो हो ही नहीं सकता। जो इतना बड़ा कदम उन्होंने, वो दोस्त क्या था फिर। तो हरियाणा कांग्रेस की कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में अब खुलासा हो चुका है। आरोपी बहादुरगढ़ के गांव खैरपुर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में आरोपी सचिन की गिरफ्तारी हुई है, और सचिन का नाम सामने आने के बाद से ही गांव खैरपुर चर्चाओं में आ गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गांव में बने अपने घर में माता पिता से अलग पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, और आरोपी बहादुरगढ़ के गांव कानोदा के बस अड्डे पर एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। ये दुकान उसने साल भर पहले ही ली थी। इससे पहले आरोपी नागलोई में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। इधर आरोपी के परिवार ने मीडिया से दूरी बना रखी है और मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। अगली खबर का जिक्र करेंगे। फरीदाबाद के गांव पाली में गुजरात एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की टीम ने एक युवक को राउंड अप करते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक युवक के पास से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गुजरात एसटीएफ गुजरात से ही इस आरोपी युवक का पीछा कर रही थी, और फरीदाबाद के गांव पाली पहुंचने पर दोनों राज्यों की एसटीएफ टीमों ने आरोपी युवक को जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के माने तो आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद निवासी के तौर पर हुई है। फिलहाल आरोपी युवक से आगे की पूछताछ की जा रही है। मैं घर था, लेकिन गांव में हल्ला हुआ कि आतंकवादी आ गया। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा कि काफी भीड़ लगी हुई है, पुलिस फोर्स काफी आई हुई है। तो पता लगा कि एक आतंकवादी पकड़ा है, उसके पास 2 बम मिले थे, तो पुलिस उसको अपने साथ ले गई। उसको यही है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, गुजरात पुलिस और हरियाणा पुलिस। तो उन्होंने यहाँ आके उसको पकड़ लिया। वो यूपी
बताया जा रहा है कि यूपी का रहने वाला था, यहाँ जा रहा था, पुलिस ने उसको यहाँ पकड़ लिया, पकड़ के उसको ले गई अपने साथ। क्या क्या बरामद हुआ उसके पास से? उसके पास जो बता रहे हैं कि 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं उसके पास से। अच्छा, तो फिर उसके बाद उनको डिफ्यूज भी किया गया था? हाँ, बम निरोधक दस्ता आया था यहाँ पे, और भी कई टीमें आई थी, और उन्होंने फिर उसको अपने साथ वो ले गई। यहाँ पर काफी भीड़ जमा हुई थी, पुलिस फोर्स काफी आई हुई थी, कुछ सिविल ड्रेस में थे, कुछ वर्दी में थे, तो काफी भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने यहाँ पर 2-3 घंटे यहाँ रहे, फिर उसको ले गए। इधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब इस पोर्टल पर तमाम प्रदेश भर के किसान बेमौसमी बारिश से खराब हुई फसलों की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। इस संबंध में अंबाला के 166 गांव, भिवानी के 20 गांव, हिसार के 7 गांव, चरखी दादरी के 9 गांवों के लिए पोर्टल को खोला गया है। इसके साथ साथ यमुनानगर के 78 गांव, जींद के 66 गांव, रेवाड़ी के 81 गांव और पलवल के 19 गांवों के साथ नूह के 9 गांव और महेंद्रगढ़ के 160 गांवों के लिए भी क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने सभी जिलों के डीसी को सारी जानकारी मुख्यालय भेजने के निर्देश दे दिए हैं और ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर इस जानकारी को अपडेट किया जाएगा। इधर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री सतपाल सांगवान पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उन्हें उनके पैतृक गांव चंदेनी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। चरखी दादरी से विधायक और सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान ने उन्हें मुखाग्नि देते हुए नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इस दौरान राजनीतिक और सामाजिक समेत बड़ी संख्या में लोगों ने दादरी से गांव चंदेनी तक अंतिम यात्रा में शामिल होकर सतपाल सांगवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे गांव के पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री सतपाल सांगवान जी, जिन्होंने गांव के लिए इतना काम किया और गांव नहीं बल्कि उन्होंने दादरी हलके को इतना चमकाया जो कि बेहद आज उनकी बातें सबको याद रहेंगी। इसको गुजरने के लिए सबको बहुत ज़्यादा दुख है और आगे आने वाले भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। सही मायने तो ऐसे राजनीतिक आदमी अब बहुत धीरे धीरे हमारे बीच में से जाने लग रहे हैं। जो अंदर है वही बाहर है। कई आदमी तो सोच के बोलते हैं। वो तो एक ऐसा नेता था जो मन में आगे वाकई दी, चाहे कोई नाराज रहो, राजी रहो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के बीच की बात हो, राजनीतिक आदमियों के बीच की बात हो या वर्कर के बीच की बात हो, जहाँ एक जगह कही है वही दूसरी जगह। भगवान साहब का देहांत होने से क्षेत्र के अंदर, प्रदेश के अंदर दुख की लहर है। वो धरती से जुड़े हुए नेता थे। मेरे उनसे संबंध 45 साल से थे और बड़े भाई की तरह मुझे डांटते रहते थे। हम ये समझता हूँ कि स्पष्ट वक्ता थे और किसान के लिए, क्षेत्र के लिए बड़ी दबंगई से आवाज़ उठाते थे। बहुत उन्होंने इलाके के लिए काम किया और मैं समझता हूँ कि अब परिवार उनके कामों को आगे बढ़ाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नकल को रोकने को लेकर अब चरखी दादरी पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। जानकारी के मुताबिक चरखी दादरी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप की खबरें मीडिया में आने के बाद एसडीएम और डीएसपी के नेतृत्व में जिले के 37 परीक्षा केंद्रों का पुलिस अधिकारियों की तरफ से निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिले के 12 परीक्षा केंद्रों में कुछ खामियां भी मिली, जिन्हें तुरंत दुरुस्त करवाने को लेकर पुलिस ने संबंधित विभाग को अवगत भी करवा दिया है। देखो, हमारे जिला दादरी के अंदर कुल 37 परीक्षा केंद्र है, जो आज एसपी साहब के निर्देश अनुसार सभी डीएसपी अपने अपने एरिया के अंदर जो है डीएसपी और एसएचओ ने पूरे ये परीक्षा केंद्रों का फिजिकली जाकर चेक किया है और जहाँ कोई छोटी मोटी कमी, खिड़की, दरवाजे या जिस तरह कुंडी नहीं है, ऐसी कोई बात, तो हम जो है संबंधित विभाग को इसके बारे में ये त्रुटि दूर करने के लिए लिख कर देंगे। और हमारे हर एक परीक्षा केंद्र पर 4 या 5 जवान ऑलरेडी लगे हैं और अब अपने थाने से 1-1 या 2-2 मुलाजिम और लेकर उस पर ड्यूटियाँ भी जो है बढ़ाएंगे और बहुत ही मुस्तैदी से ड्यूटी करेंगे।
हमारी ड्यूटी पहले भी अलर्ट थी, अब आगे और मुस्तैदी से ड्यूटी करें ताकि जिले के अंदर किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।